हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राम मंदिर को लेकर अब बीजेपी के पास कोई बहाना नहीं है, कहती है उमा भारती। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीतिक माहौल फिर गरमाया हुआ है। केंद्र मंत्री और अयोध्या आंदोलन के अगुवा में गिनी जाने वाली उमा भारती ने कहा है कि अब राम मंदिर का निर्माण न करने का कोई बहाना नहीं चलने वाला। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आई उमा भारती ने सोमवार को यहाँ संवाददाताओं द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, मोहन भागवत हमारे परिवार के मुखिया है। हम सब उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, लेकिन ये सत्य है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है। अब राम मंदिर नहीं बनाने के लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं है। ज्ञात हो कि राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि धैर्य का समय अब खत्म हुआ और अगर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मामला उच्चतम न्यायालय की प्राथमिकता में नहीं है तो मंदिर निर्माण कार्य के लिए कानून लाना चाहिए। मोहन भागवत के बयान के बाद उमा भारती की प्रतिक्रिया ने ये जाहिर कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा अब तूल पकड़ सकता है। इससे पहले उमा भारती ने कहा, उद्धव ठाकरे की कोशिश की सराहना करती हूँ। राम मंदिर पर भाजपा का पेटेंट नहीं है। भगवान राम सबके है। मैं सपा, बासपा, अकाली दल, ओवैसी और आजम खान जैसे लोगों से राम मंदिर निर्माण के लिए आगे आने की अपील करती हूँ। मोदी सरकार में मंत्री उमा भारती का ये बयान बीजेपी में अंदर ही अंदर बेचैनी पैदा कर सकता है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने अगले महीने शुरू हो रहे सांसद के शीतकालीन सत्र में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए कानून पारित हो जाने का दावा करते हुए कहा है कि इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्र के दौरान अपने सभी सांसदों को दिल्ली से बाहर न जाने का हुक्म दिया है। सलेमपुर सीट से सांसद कुशवाहा ने कहा कि आगामी 11 दिसंबर को शुरू होने वाले सांसद सत्र में राम मंदिर निर्माण का कानून पारित हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गत 16 नवंबर को ही अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी करते हुए सांसद सत्र के दौरान दिल्ली से बाहर न जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रविवार को विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा में भी ऐसे ही कुछ दावे किए हैं। गुजरात बीजेपी को झटका, पूर्व भाजपा मंत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ, पूर्व विधायक भी कर सकते हैं रुख। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 से पहले गुजरात में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पूर्व भाजपा मंत्री सुरेंद्र सिंह चौहान मंगलवार यानी 27 नवंबर को कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही भाजपा से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इसके पीछे की वजह भाजपा सरकार द्वारा किसान विरोधी यानी एंटी फार्मर नीतियां बताई है। चौहान 4 बार भाजपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। साथ ही वे सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण विभाग तथा श्रम व रोजगार विभाग के राज्य मंत्री रह चुके हैं। मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा और गुजरात के प्रभारी राजीव सातव ने चौहान को पार्टी में शामिल करवाया। कांग्रेस नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि भाजपा के कई पूर्व विधायक भी कांग्रेस का दमन थाम सकते हैं। चौहान ने मंगलवार को राज्य के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीतू वघानी को लिखे एक पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी किसान विरोधी और प्रो अर्बन है। मीडिया से बात करते हुए चौहान ने कहा, भाजपा और इसकी सरकार जब किसान विरोधी बन गई तो मैंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने किसानों को लेकर जितने भी वादे किए थे वे सारे झूठे साबित हो रहे हैं। पूर्व भाजपा नेता ने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी उन्हें और पूरी किसान बिरादरी को नजरअंदाज कर रही थी। और महंगी पड़ी नोटबंदी, रिपोर्ट में दावा 2 साल में ही बेकार हुए 2000 और 500 के नोट, 10 रुपए के नए नोटों पर भी खतरा। 2 साल पहले की गई नोटबंदी और महंगी पड़ने वाली है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2000 और 500 रुपए के नोट 2 साल में ही चलने लायक नहीं रह गए हैं। इन्हें एटीएम में भी नहीं डाला जा सकता। 10 रुपए के नए नोटों पर भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। बताया जाता है कि नोटों में इस्तेमाल कागज की गुणवत्ता के चलते ये समस्या आई है। अगर ऐसा हुआ तो फिर से नए नोट छापने का भारी खर्च सरकार को उठाना पड़ेगा। हालांकि सरकार का कहना है कि उसने गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया है।
रिपोर्ट के मुताबिक दिक्कत इतनी बड़ी है कि 2000 रुपए और 500 रुपए के नए नोटों के अलावा 2018 में जारी किए गए नए नोट 10 के नोट भी इस्तेमाल करने लायक नहीं रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंकों ने इन नोटों को जारी नहीं करने वाले नोटों की कैटेगरी में डाल दिया है। अमर उजाला ने वित्त मंत्रालय की बैंकिंग डिवीजन के अधिकारी का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह के समझौते से इनकार करते हुए कहा है कि नकली नोट रोकने के लिए नए नोटों में कड़ी सुरक्षा के फीचर्स दिए गए हैं। नए नोट्स इसलिए खराब हो रहे हैं क्योंकि भारत में लोग नोटों को साड़ी या धोती से बांधते हैं। बैंक गैर जारी करने योग्य कैटेगरी के तहत नोट्स को तब डालते हैं जब नोट एटीएम में इस्तेमाल करने लायक या जनता को दिए जाने लायक नहीं रह जाते हैं। बैंक इस कैटेगरी में गंदे या खराब हुए नोट्स को डालते हैं। इसके बाद नोटों को चलन से बाहर करने के लिए आरबीआई को भेज देते हैं। संजय राउत का दावा, लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना में शामिल होंगे कई बीजेपी नेता। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2 दर्जन से अधिक मंत्री और सांसद शिवसेना की टिकट का चाहत में है। इतना ही नहीं, यूपी में अन्य दलों के नेता भी शिवसेना में शामिल होना चाहते हैं। ये दावा किया है शिवसेना के सांसद संजय राउत ने। राउत का कहना है कि उनके संपर्क में सत्ता दल बीजेपी के 2 दर्जन से अधिक मंत्री और सांसद है जो शिवसेना की टिकट चाहते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कुछ राज्यों में सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के अलावा अन्य कई पार्टी के बड़े नेता और सांसद शिवसेना का धनुष हाथ में लेकर तीर चलाने की चाहत में है। इसे देखते हुए शिवसेना अब जल्द ही उत्तर भारत में जाकर अपनी पार्टी के विस्तार के कार्य में जुटने की तैयारी में है। बता दें कि शिवसेना महाराष्ट्र में ताकतवर है, लेकिन उत्तर भारत में पार्टी का अब तक जनाधार न के बराबर है। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर को लेकर किए गए आयोजन को लेकर जैसा रिस्पांस मिला है, उससे शिवसेना उत्साहित है। शिवसेना पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनके बढ़ते कदम पार्टी के लिए काफी लाभदायक होंगे। जब अयोध्या में राम मंदिर बनाने को कांग्रेस लाई थी अध्यादेश और बीजेपी ने किया था विरोध। राम मंदिर बनाए जाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग अचानक से कुछ संगठनों ने तेज कर दी है। कांग्रेस सरकार ने ऐसा ही एक अध्यादेश मस्जिद गिराए जाने के 1 महीने बाद जारी किया था, लेकिन उस समय बीजेपी ने इसका विरोध किया था। राम मंदिर बनाए जाने के लिए अध्यादेश लाना कोई नई बात नहीं है। केंद्र की बीजेपी सरकार भले ही अभी इसके लिए विचार कर रही हो, लेकिन करीब 25 साल पहले ही कांग्रेस सरकार अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश ला चुकी है। यह जनवरी 1993 में हुआ था, मतलब बाबरी मस्जिद गिराए जाने के केवल 1 महीने बाद। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। 7 जनवरी 1993 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भी इसे मंजूरी दे दी थी। बाद में एक तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने इस बिल को मंजूरी के लिए लोकसभा के सामने रखा था। पास होने के बाद इस अयोध्या अधिनियम कहा गया था। हालांकि उस वक्त बीजेपी ने इसका विरोध किया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल को पेश करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने कहा था, देश के लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की भावना बनाए रखना जरूरी है। नरसिम्हा राव सरकार इस अधिनियम के जरिए 2.77 एकड़ की विवादित भूमि ही नहीं, बल्कि इसके चारों ओर की 60.70 एकड़ जमीन भी अधिग्रहित कर रही थी। इस पर कांग्रेस सरकार राम मंदिर, एक मस्जिद, म्यूजियम और अन्य सुविधाओं का निर्माण करना चाहती थी। बीजेपी ने इस अधिनियम का किया था विरोध। बीजेपी ने उस वक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का खुलकर विरोध किया था। तत्कालीन बीजेपी उपाध्यक्ष एसएस भंडारी ने इस कानून को पक्षपातपूर्ण, तुच्छ और प्रतिकूल बताते हुए खारिज कर दिया था। बीजेपी के साथ मुस्लिम संगठनों ने भी इस कानून का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट भी गया मामला, लेकिन बाद में लटका रह गया। नरसिम्हा राव सरकार ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले पर सलाह मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राय देने से मना कर दिया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन पर पहले कोई हिंदू मंदिर या हिंदू ढांचा था। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों यानी कि जस्टिस एमएन वेंकटचलैया, जेएस वर्मा, जीएन रे, एएम अहमदी और एसपी भरूचा की खंडपीठ ने इन सवालों पर विचार तो किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या एक्ट 1994 की व्याख्या की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से तय किए फैसले में एक्ट के एक खंड को रद्द कर दिया था, जिसमें इस मामले में चल रही सारी सुनवाइयों को खत्म किए जाने की बात कही गई थी। हालांकि अयोध्या एक्ट रद्द नहीं किया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहित जमीन पर एक राम मंदिर, एक मस्जिद और लाइब्रेरी और दूसरी सुविधाओं के इंतजाम की बात का समर्थन किया था, लेकिन इस आदेश को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं बताया था, जिसके चलते अयोध्या एक्ट लटक गया और व्यर्थ हो गया। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।